नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन के दोनों तरफ एक शख्स की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गेरुआ कपड़े में है, राम नामी चादर ओढ़ रखा है, कहीं किसी मंदिर के बाहर है, माथे पर ललाट पर टीका है, टीके के बीच में लाल टीका है। और इस तस्वीर को देखकर यही लगेगा कि या तो कोई आध्यात्मिक गुरु है या कथावाचक है या कहीं के मंडलेश्वर या महामंडलेश्वर है या किसी मंदिर के पुजारी हैं। हुलिया यही है। कौन है ये? शायद आप में से कुछ लोग इन्हें पहचान रहे होंगे। ये हैं बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। तो आखिर गुप्तेश्वर पांडे का ये हुलिया क्यों हुआ? खाकी में जिन्हें पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा, वो अचानक इस तरह से आध्यात्मिक वेशभूषा में क्यों है? पुजारी क्यों लग रहे हैं? महामंडलेश्वर क्यों लग रहे हैं? कहानी है दोस्तों। और आज एक अखबार में भास्कर में पढ़ते वक्त एक सिंगल कॉलम की खबर दिखी तो मेरी दिलचस्पी हुई। मुझे लगा इस दिलचस्पी वाली खबर को आपको भी बताऊं। तो दरअसल मैंने थोड़ा फिर गूगल सर्च किया तो पता चला गुप्तेश्वर पांडे जी जो 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे, 33 साल तक बिहार में 26 जिलों में एसएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी रहते हुए शीर्ष पर पहुंचे, डीजीपी पद से वीआरएस लिया चुनाव के ठीक पहले, क्योंकि चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला। उनकी जो महत्वाकांक्षा थी सत्ता में साझेदारी की, मंत्री बनने की, जो भी रही, उस पर जब झटका लगा, बेटिकट हुए, बीच में कई महीनों तक गुम रहे और अब नए रूप में, नए अवतार में दिख रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे की कहानी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। उस कहानी पर आने से पहले ये जो तस्वीरें हैं जिसके बारे में मुझे पता चला कुछ वेबसाइट से कि गुप्तेश्वर पांडे इन दिनों मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, अलग अलग देश में अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं और कथा वाचन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें कथा वाचन के दौरान की है। उनके फेसबुक पेज पर भी कथा वाचन के करते हुए उनका एक वीडियो है और जूम लिंक के जरिए और जो भी ऑनलाइन माध्यम से भी कथा वाचन करते हैं। अब एक डीजीपी के कथावाचक बनने की कहानी है। गुप्तेश्वर पांडे आज कह सकते हैं कि वो माया से मुक्त हैं और कथा वाचन करते हुए, चाहे अयोध्या में 7 दिनों 8 दिनों का प्रवास हो, जो मुझे पता चला अभी 8 दिनों तक अयोध्या में थे, हनुमानगढ़ी का दर्शन किया और वहाँ भी कथा वाचन किया। फिर मुझे भास्कर में पता चला कि 16 जून को भी उन्होंने कहीं कथा वाचन किया है। आसन पर बैठते बाकायदा मंडलेश्वर की तरह या महामंडलेश्वर की तरह या कथावाचक की तरह, और सामने उनके श्रोता और दर्शक और भक्त होते हैं, उन्हें वो उनके बीच वो कथा बांधते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचे, आज वो मोह माया से मुक्ति की बात कर रहे हैं, ईश्वर में लीन होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट भी लिखी है, लोक मंगल और अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की भीख मांगने के लिए आज हनुमानगढ़ी अयोध्या में अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। मेरे प्रभु सबको सद्बुद्धि दो और सबका कल्याण करो। और इसके साथ हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों से उतरते हुए उनकी तस्वीर है लाल रंग के कपड़े में, चूँकि हनुमान जी का रिश्ता लाल रंग से है, बजरंग बली का। और ऐसे ही मंदिरों में वो दर्शन कर रहे हैं। कहानी कितनी दिलचस्प है। एक पूर्व डीजीपी जो विधानसभा चुनाव के पहले सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार अपने बयानों की वजह से कुख्यात हुआ। कुख्यात शब्द का इस्तेमाल मैं जानबूझकर कर रहा हूं, इसलिए कि बिहार के उस अभिनेता की मौत के बाद उस पर जो राजनीति शुरू हुई, उस राजनीति शुरू होने की बुनियाद में बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी थे। खाकी में होते हुए जिस ढंग से एक नेता के तौर पर बयान देते रहे, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लगातार बढ़ चढ़कर मीडिया के सामने सुर्खियां बटोरने के लिए न जाने क्या क्या कहते रहे, अपनी नई नई थ्योरी पेश करते रहे। उस मौत को सीधे सीधे हत्या बताते हुए रिया चक्रवर्ती को कातिल बताने और साबित करने की कोशिश करते रहे।
और ऐसे ऐसे बयान देते रहे जिसको लेकर उनकी काफी लानत मलामत हुई। यहां तक कि रिया चक्रवर्ती के किसी बयान के संदर्भ में उनका कहना कि रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है नीतीश कुमार के बारे में बयान देना, और इस तरह का बयान अगर किसी को देना होता तो जेडीयू का नेता देता। लेकिन कई बार पता नहीं चलता था कि खाकी में दिख रहे पूर्व डीजीपी खाकी उतारने से पहले खादी कैसे पहन लिया उन्होंने, और किस किस हैसियत से, जेडीयू नेता की हैसियत से किस तरह से बयान दे रहे। वो फासला, वो फर्क, वो लकीर मिट गई कि वो जेडीयू नेता की तरह बोल रहे हैं या डीजीपी की तरह बोल रहे हैं। ऐसे कई बार बयान आए। लगातार चैनलों पर, न्यूज चैनलों पर वो लाइव बहसों में बैठे, इंटरव्यू देते रहे, और 3 महीने तक 100 से ज्यादा इंटरव्यू अलग अलग शक्ल में उन्होंने चैनलों पर, प्रिंट में, वेबसाइट में, जहां भी दिए, क्योंकि उन्हें सुर्खियां चाहिए थी और उनके पीछे कोई एजेंडा था राजनीतिक दलों का, बीजेपी का, जेडीयू का, और उस एजेंडे के पीछे या उस एजेंडे को आगे बढ़ाने में बतौर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी थे। उन्हें कोई प्रसाद मिलना होगा, उस प्रसाद की उनकी तमन्ना थी, उस प्रसाद की ख्वाहिश भी उन्होंने कई बार की, जताई। उनकी ख्वाहिश थी कि चुनाव लड़ें, जीतें, मंत्री बने, क्योंकि एक लग रहा था हो सकता है चुनाव के बाद नीतीश की वापसी होगी। लेकिन हुआ क्या उनके साथ? चुनाव से पहले, बीते साल अक्टूबर में हुए चुनाव से कुछ महीने पहले, उन्होंने वीआरएस लिया, अपनी नौकरी छोड़ी डीजीपी की। एक तरह से ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि वो राजनीति में जा रहे हैं। मैंने भी एक लंबा इंटरव्यू किया था उनका, मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं, और साफ साफ राजनीतिक तौर पर बयान दिया। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में भी कहा कि मेरे नेता मेरा जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेरे नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार से मिले भी, मिलने की भी तस्वीर आई, पार्टी की सदस्यता भी ली, लेकिन जब टिकट का वक्त आया तो उनके हाथ कुछ नहीं लगा, खाली हाथ। उन्हें टिकट नहीं मिला। कहा गया नीतीश कुमार उनके बड़बोलेपन से, उनके बयानों से, और भी कुछ वजह होगी जिससे नीतीश कुमार नाराज हुए और उन्हें टिकट नहीं दिया। लेकिन जब तक उन्हें टिकट नहीं मिला था, तब तक जो इंटरव्यू दे रहे थे वो वीआरएस के ऐलान के बाद, उस इंटरव्यू में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि बिहार के 20 जिलों का नाम गिनाकर बता रहे थे कि हर जिले के लोग कैसे उन्हें अपना उम्मीदवार, अपना विधायक बनाने के लिए बेताब है। ऐसे इंटरव्यू में जिलों के नाम गिनाते थे जैसे हर जिले में प्रदर्शन हो रहे हो कि हमारे जिले से अगर गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं दिया तो पता नहीं हम क्या कर लेंगे, आंधी चल रही हो हर जिले में उनके समर्थकों की। ऐसे बयान दे रहे थे। शायद ऐसा बड़बोलापन जिससे झलकता था एक शख्स जो डीजीपी रहा हो, डीजीपी के तौर पर या बिहार के पुलिस अधिकारी के तौर पर, एसपी, एसएसपी, आईजी के तौर पर उन्होंने जितने अच्छे काम किए होंगे, एक अधिकारी के तौर पर ईमानदार अधिकारी या कड़क अधिकारी की छवि बनी, वो अपनी जगह है। लेकिन एक बड़बोलापन, एक अति महत्वाकांक्षी अधिकारी जो खाकी उतार कर खादी पहनने को बेचैन हो और खाकी में रहकर भी खादी जैसा बर्ताव करता हो, सत्ताधारी दल के लिए कई बार ऐसे बयान देता हो, ऐसे बयानों से एक्सपोज होते रहे। लेकिन एक्सपोज उस दिन हो गए जब उन्हें टिकट नहीं मिला, और नहीं मिला तब उन्होंने फिर नीतीश कुमार के लिए कहा कि पार्टी मेरा इस्तेमाल किसी और रूप में करना चाहती है। लेकिन पार्टी ने उनका क्या इस्तेमाल किया हम सब ने देखा। पूरे चुनाव के दौरान वो कहीं नहीं दिखे, कोई प्रचार में, कहीं कुछ नहीं। तो एक तरह से माया मिली न राम, चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। न खुदा मिला न विसाले सनम, न घर के रहे न घाट के। ऐसे जितने मुहावरे हैं, सारे मुहावरे गुप्तेश्वर पांडे की महत्वाकांक्षाओं पर मुफीद बैठते हैं। वो गुप्तेश्वर पांडे जो दूसरी बार वीआरएस जिन्होंने लिया था, पहली बार उन्होंने वीआरएस लिया था 2009 में, तब वो आईजी थे। तब उन्हें उम्मीद थी कि बक्सर से लोकसभा का टिकट बीजेपी से मिलेगा। लोकसभा चुनाव 2009 में हो रहे थे और नहीं मिला। 9 महीने तक वीआरएस लेकर बीच में टंगे रहे हवा में, बेटिकट भी होकर। नीतीश कुमार की मेहरबानी देखिए कि 9 महीने के बाद वीआरएस ले चुके अधिकारी को फिर से वापस उसी पद पर सरकार में वापसी हो गई, जो होता नहीं है अमूमन, लेकिन उनके साथ हुआ। लेकिन उन्होंने दोबारा वो वीआरएस लिया
और दोबारा वीआरएस में भी सरकार की स्वीकृति अनिवार्य होती है। सरकार से स्वीकृति मिली, मंजूरी मिली उनके वीआरएस को, और ऐसा मान लिया गया कि उन्हें टिकट तो मिलना तय ही है। जो शख्स डीजीपी रहकर दिन रात सरकार की शान में कसीदे पढ़ते हुए सुशांत सिंह राजपूत के केस को, उस एजेंडे को, जो एजेंडा बीजेपी को, जेडीयू को सूट कर रहा था, उस एजेंडे को बढ़ाने में दिन रात लगा हो, और इस हद तक लगा हो कि कई बार पता नहीं चल रहा हो कि यह शख्स इस तरह से इतना बड़बोलापन के साथ क्यों बोल रहा है। जिस मामले की जांच हो रही है, जिस मामले की बाद में सीबीआई ने जांच की, जिस मामले की एम्स की डॉक्टर्स की टीम ने जांच की, जिसमें ईडी सीबीआई सब लगी, कहीं कुछ नहीं निकला, कहीं कुछ नहीं निकला। वो जितनी थ्योरी पेश की गई बिहार पुलिस के डीजीपी के तौर पर, या प्लांट करके प्रत्यक्ष तौर पर या परोक्ष तौर पर, सारी थ्योरी धराशायी हो गई। और वो धराशायी भी हुई केंद्र सरकार के उन्हीं एजेंसियों की जांच से, जिन एजेंसियों को जांच का जिम्मा इसलिए दिया गया क्योंकि उस एजेंडे को कुछ महीनों तक जिंदा रखना था, क्योंकि बिहार में चुनाव होने थे। गुप्तेश्वर पांडे एक्सपोज हुए पहली बार, जब सारी जांच एजेंसियों की रिपोर्ट से या जो जानकारियों के आधार पर तय हुआ कि वो मामला था नहीं जो गुप्तेश्वर पांडे और उनकी टीम साबित करने और बताने और दिखाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके बदले क्या मिला? वीआरएस लेकर क्या हासिल हुआ? टिकट नहीं मिला, एक अदद विधानसभा का टिकट नहीं मिला। तस्वीर जरूर खिंचवा पाए नीतीश कुमार के साथ। उसके बाद अब गुप्तेश्वर पांडे कथा वाचन कर रहे हैं। अच्छी बात है, आध्यात्मिक होना, आराधना में लीन होना। आप अगर आस्तिक हैं, परमपिता परमेश्वर में यकीन करते हैं, तो आपकी आस्था के साथ आप अपने रास्ते पर चलें, अच्छी बात है। लेकिन आज अगर मोह माया से मुक्ति की बात करते हैं अपने प्रवचनों में, अपनी कथाओं में, तो कितने मायावी थे, मोह माया से कितने घिरे थे कि नौकरी छोड़कर आप दो बार आप सांसद और विधायक बनने के लिए बाहर गए, कुछ मिला नहीं तो फिर वापस आए। और जब नौकरी में थे तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, अति महत्वाकांक्षी। डीजीपी रहते रॉबिनहुड के नाम से उनका एक वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे चाहने वाले किसी लड़के ने बना दिया, लेकिन उस वीडियो में डीजीपी के तौर पर खुद दिख रहे थे और उनके साथ वो लड़का भी दिख रहा था जो वीडियो बनाने वाला था। नौकरी में रहते हुए किसी को रॉबिनहुड बनाकर पेश किया गया क्योंकि वो अपनी छवि को विराट बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बिहार की जनता तो पागल हो उठेगी गुप्तेश्वर पांडे के लिए, और पागल है ऐसा वो खुद कहते थे ऑन रिकॉर्ड। लेकिन ऐसे हाशिए पर गए कि 1 साल तक तो उनका पता ही नहीं चला। अब वो दिख रहे हैं बीते 15 दिनों से कथावाचक के रूप में, जूम लिंक पर, या अयोध्या के मंदिरों के दर्शन करते हुए, या फेसबुक पोस्ट पर, या वृंदावन मथुरा जाते हुए। उम्मीद है आगे आने वाले दिनों में और भी देश दुनिया में उनकी तस्वीरें दिखेगी, क्योंकि वो कथावाचक हो गए, ऐसी तस्वीरें दिखेगी। लेकिन मेरा आशा सिर्फ इतना था कि आप मोह माया की बात, मुक्ति की बात तब कर रहे हैं। आपका जो 37-33 साल का जो इतिहास है, वो इतिहास मोह माया से मुक्ति का इतिहास नहीं है। बहुत कुछ पाने वाले एक महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी अधिकारी का इतिहास है। ऐसे अधिकारी का इतिहास जो वर्दी में रहकर सत्ताधीशों को खुश करने के लिए या सत्ता से कुछ हासिल करने के लिए कितनी बार सीमाएं लांघता रहा, उसकी मिसालें भरी पड़ी हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस शुभकामना के साथ कि आप उपासक बनिए, आराधक बनिए, कथावाचक बनिए, लेकिन आत्ममंथन भी करिए। फिर मुलाकात होगी दोस्तों किसी और वीडियो में, और आप सबका एक बार शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि कल दरअसल शाम को मेरे 15 लाख सब्सक्राइबर आप सबके सहयोग स्नेह से पूरा हुआ। उस सब के लिए शुक्रिया। अगर आपने मेरे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। नमस्कार।